Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT Code 802। आज की वीडियो में हम रिलेशनल मॉडल कॉन्स्टेंट्स के बारे में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन कॉन्स्टेंट, की कॉन्स्टेंट, नल वैल्यू कॉन्स्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है वैल्यूज़ पर रेस्ट्रिक्शन। मींस एक डेटाबेस में जो भी वैल्यू स्टोर की जाती हैं उन पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन, क्या क्या लिमिटेशंस लगाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट बताना चाहते हैं कि इस कॉलम में पर्टिकुलर इसी टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके लिए हम लगाते हैं कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर हमें ये बताना है कि एम्प्लॉय आईडी में सिर्फ 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सो कौन सा कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डोमेन कांस्टेंट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, डोमेन क्या है? हर एक एट्रीब्यूट में कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन कांस्टेंट क्या स्पेसिफाई करता है? ये स्पेसिफाई करता है कि हर एक टपल में जो भी एट्रीब्यूट हैं उनकी वैल्यूज़ उनके डोमेन से आती है। इसका मतलब है कि हर एक एट्रीब्यूट का अपना डोमेन होगा। मीन्स हम वहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए क्या डोमेन है, क्या डेटा टाइप है, एंड उसी डोमेन से उसकी वैल्यू लेने वाले हैं। जैसे अगर हमने ये स्पेसिफाई किया है कि एम्प्लॉय आईडी 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब इस रेस्ट्रिक्शन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? उसके डोमेन की हेल्प से। तो हम जब एम्प्लॉय आईडी कॉलम को क्रिएट टेबल में क्रिएट करने वाले हैं, हम वहाँ पर लिखने वाले हैं इसके लिए कमांड, तो हम वहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे इंटीजर और उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे 4। इसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट का इंटीजर चाहिए। ठीक है। सो इसी तरह से आप हर एक एट्रीब्यूट के लिए स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी वैल्यू उसके डोमेन से ही आनी चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी जो उसके डोमेन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ पर वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी एंड वहाँ पर एरर मिल जाएगा। एंड ये एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर डोमेन कांस्टेंट को फॉलो नहीं किया गया। ओके। की कांस्टेंट में सबसे पहले हमें बात करनी है सुपर की के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इन सभी के बीच आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आप इनको प्रॉपरली नहीं समझते हैं। बट आप एक बार प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ फोकस से सुनिएगा, फोकस से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुपर की के बारे में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का सेट बनाना होगा। एट्रीब्यूट्स का सेट बनाना है मतलब हमें कॉलम्स का सेट बनाना है। किस तरह के कॉलम्स होने चाहिए? जिनके लिए कोई भी दो टपल्स एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ना रखें। इसका क्या मतलब है? अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करते हैं। हमें यहाँ पर ये सभी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स गिवन है। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट में हमने 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर क्या कोई भी 2 ऐसे टपल्स हो सकते हैं इन तीनों कॉलम्स के लिए उनकी वैल्यू सेम हो? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसके लिए हर एक टपल की वैल्यू डिफरेंट है। मतलब ऐसे कोई 2 टपल नहीं होंगे जिनके लिए ये दोनों वैल्यू सेम हो। तो भले ही नेम सेम हो जाए, जेंडर सेम हो जाए, बट एम्प्लॉय आईडी इसकी वैल्यू डिफरेंट ही रहेगी। सो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि सुपर की में हमें ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे कॉलम्स का सेट बनाना है जिसके लिए कोई भी 2 टपल एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ना रखें। ठीक है। और हर एक रिलेशन में एटलीस्ट एक सुपर की ज़रूर होती है। तो एक सुपर की ज़रूर क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, किसी टेबल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कॉलम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। और अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है, इसका मतलब वहाँ पर उस कॉम्बिनेशन
में अगर वो कॉलम इंक्लूडेड है जिसकी हेल्प से हमने यूनिकली आइडेंटिफाई किया है तो वो यहाँ पर सुपर की बन पाएगी, ठीक है। इसलिए जब हमने सभी कॉलम्स का एक ही सेट बनाया है, मींस ये डिफ़ॉल्ट सुपर की है जिसमें हम उस पर्टिकुलर टेबल के सभी एट्रीब्यूट्स का सेट बनाते हैं, ये डिफ़ॉल्ट सुपर की है। एंड ये सुपर की हमेशा हर टेबल में होगी, मींस जब हम सभी कॉलम्स का सेट बनाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सुपर की बन जाएगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि एक की ऐसी ज़रूर है, एक कॉलम यहाँ पर ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से हम यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है जेंडर कॉमा सैलरी, ये एक सुपर की नहीं है। ये सुपर की क्यों नहीं है, इस चीज़ को हम यहाँ पर टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो अगर हम जेंडर और सैलरी इन दोनों एट्रीब्यूट्स का सेट बनाते हैं, मैंने आपसे क्या बताया कि जो सुपर की है वो क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, बट उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि कोई भी दो टपल ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके लिए उन दोनों या फिर उन सभी कॉलम्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ जेंडर और सैलरी इन दोनों कॉलम्स को लेने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली दो रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर ऐसे गिवन है जिसके लिए एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ हैं। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये किसके लिए है और ये किसके लिए है, राइट। सो यही चीज़ हमने बताई है सुपर की में, हमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स तो लेना है, बट ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से हम ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो रिकॉर्ड्स अलग हैं। मतलब उसमें एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, जेंडर और सैलरी लेंगे तब वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, मींस दोनों जो रोज़ हैं हम इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, तो उस केस में ये बन जाएगी सुपर की, ठीक है। बट अगर सिर्फ जेंडर और सैलरी ली है तो उस केस में ये सुपर की नहीं है, ठीक है। बट अगर इनके साथ हमने एम्प्लॉय आईडी को भी मिला लिया है तो उस केस में हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दोनों रोज़ एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी एंड इसलिए वो सुपर की बन जाएगी जब हम इन तीनों का सेट लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज की मीन्स मिनिमल सुपर की, मीन्स एक ऐसी सुपर की अगर उसमें से हमने एट्रीब्यूट को रिमूव किया तो वो सुपर की नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब है, अब सपोज करते हैं यहाँ पर जो अभी हमने सुपर की डिस्कस की थी, एक सुपर की एम्प्लॉय आईडी भी होगी, ये सुपर की है। आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि ये सुपर की है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसकी हेल्प से हम यूनिकली हर एक रो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऑफकोर्सली ये यहाँ पर सुपर की हो सकती है। बट क्या आप यहाँ पर और रिमूवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक की है, ठीक है। तो की का मतलब है मिनिमल सुपर की, मीन्स जिससे और ज़्यादा रिमूवल पॉसिबल ना हो। अगर आपने और ज़्यादा रिमूवल किए तो फिर वो सुपर की नहीं रहेगी, ठीक है। तो मिनिमल सुपर की मीन्स उससे ज़्यादा और मिनिमम और नहीं हो सकती सुपर की, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी गिवन है। इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि एक टेबल है पर्सन। अब इस पर्सन टेबल में आपको ये सभी कॉलम्स गिवन है, आधार नंबर, पेन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। तो अब आप लॉजिकली सोचें कि कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका एड्रेस सेम हो, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दो लोग एक ही घर में रहते हैं तो उनका एड्रेस सेम होगा। देन कोई भी दो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए डेट ऑफ बर्थ सेम हो, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्विन्स हो सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होगी। देन कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका नेम सेम हो, बिल्कुल हो सकते हैं। नेम सेम हो सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यहाँ पर ये तीनों कॉलम ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि दो पर्सन डिफरेंट हैं या फिर नहीं। सो ऐसे कौन से कॉलम्स हैं जिनकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ? वो है आधार नंबर, पेन, वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस रिलेशन में 3 कीज़ हैं। और हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमें पता है की क्या है, की है मिनिमल सुपर की, मींस जिसमें से और ज़्यादा रिमूवल पॉसिबल ना हो पाए। तो अगर हमने आधार नंबर एक की ली है, इसमें से भी रिमूवल पॉसिबल नहीं है। देन पेन लिया है, इसमें से भी रिमूवल पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वोटर आईडी नंबर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी हमने जो कीज़ ली हैं ये मिनिमल सुपर की हैं, मींस ये यहाँ पर सुपर की का वर्क कर रही हैं और इनमें से फर्दर रिमूवल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस रिलेशन में 3 कीज़ अवेलेबल हैं। ओके,
अब बात करते हैं कैंडिडेट की के बारे में। तो कैंडिडेट की का मतलब है एक ऐसी की जो प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट है, मींस हम उसे प्राइमरी की बना सकते हैं, वो होती है कैंडिडेट की। सो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की यूज़ की जाती है टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मींस अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की बनाया है, इसका मतलब है कि हम हर एक टपल, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस प्राइमरी की के हेल्प से। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था एम्प्लॉय आईडी, ये प्राइमरी की है। ये क्यों प्राइमरी की है? बिकॉज यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट होगी, मतलब हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम की हेल्प से। इसलिए हमने कहा है कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्राइमरी की होगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो दूसरा एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कीज़ हैं जिन्हें हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर, ये हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। देन पेन, ये भी डिफरेंट होगा। वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 ऐसी कीज़ हैं जो कैंडिडेट की बन सकती हैं। सो कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की का मतलब है जो प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट है। जिस तरह से एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं। सो यहाँ पर एक कैंडिडेट है ए, यहाँ पर एक कैंडिडेट है बी। तो जिसको भी वोट करके फाइनल मिनिस्टर बनाया जाएगा वो बन जाएगा मिनिस्टर। तो यहाँ पर जिसको फाइनल वोट किया जाएगा वो बन जाएगी प्राइमरी की। ठीक है, और जिसको वोट नहीं किया जाएगा, मींस जो उस इलेक्शन को हार गया है, वो कैंडिडेट की बन जाएगी ऑल्टरनेट की। ठीक है, सो ऑल्टरनेट की के बारे में हम 11th में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हमें उसके बारे में गिवन नहीं है। बट यस, आपको ये याद रखना है कि जिस कैंडिडेट की को प्राइमरी की बना दिया गया है, उसकी हेल्प से हम उस रिलेशन के टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और जिस कैंडिडेट की को प्राइमरी की नहीं बनाया गया, वो होती है ऑल्टरनेट की। ठीक है, अगर एक रिलेशन में बहुत सारी कैंडिडेट कीज़ हैं, मींस हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं कि हम कौन सी प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो हमें उसे प्रेफर करना चाहिए जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होंगे। इस चीज़ को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम प्राइमरी की कांस्टेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम स्कीमा लिखते हैं उसमें हमें प्राइमरी की को अंडरलाइन करना है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हमने रिलेशन स्कीमा डिस्कस किया था। जब भी आपको रिलेशन स्कीमा लिखना है तो इस तरह से सबसे पहले आप लिखते हैं टेबल का नेम। टेबल का नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट में सभी कॉलम के नेम देने हैं कॉमा लगाकर, और जो भी प्राइमरी की है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है, इसमें सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, इन सभी के बीच रिलेशन दिखाया गया है। मींस जितनी भी सुपर कीज़ होती हैं उन्हीं में से बनती हैं कैंडिडेट कीज़, एंड उन्हीं कैंडिडेट कीज़ में से एक को चुना जाता है प्राइमरी की तरह। और जो की होती है वो मिनिमल सुपर की होती है, मींस उसमें से फर्दर रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज नल वैल्यू कॉन्स्टेंट। कभी कभी हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट होती हैं। प्राइमरी की के अलावा हर एक कॉलम में नल वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्सेप्ट होती हैं। बट अगर हमें कहीं पर ये स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पर नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें नॉट नल कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी की के अलावा बाकी सभी कॉलम्स में बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू एक्सेप्ट होती हैं। यहाँ पर प्राइमरी की में ऑलरेडी ये स्पेसिफाइड होता है कि यहाँ पर नल वैल्यू नहीं आएगी। तो प्राइमरी की के लिए आपको सेपरेटली डिफाइन नहीं करना है कि यहाँ पर नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं डिफाइन करना है? क्योंकि यहाँ पर एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट की वजह से ये चीज़ पहले से ही डिफाइंड है कि यहाँ पर नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जब आपसे पूछा गया है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आ सकती। और इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को। तो अगर हमने नल वैल्यू एक्सेप्ट की तो हो सकता है कि हम किन्हीं 2 टपल्स के लिए नल वैल्यू दे दें। तो उस केस में
एक टपल के लिए नल वैल्यू है, दूसरे टपल के लिए भी नल वैल्यू है, इसका मतलब दो टपल्स की वैल्यू सेम हो गई। इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी की के लिए डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, एंड कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे कहा जाएगा कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो स्पेसिफाई करता है कि प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आ सकती, तो आप ये नल देखकर सोचते हैं कि यहाँ पर हमें नॉट नल कांस्टेंट यूज़ करना है, बट नहीं, यहाँ पर आपको एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसको समझने के लिए हम फॉरेन की के बारे में समझने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो इस एग्जांपल में आपको दो रिलेशन स्कीमा गिवन है। सो रिलेशन स्कीमा कैसे समझना है ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन स्कीमा को समझें। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है डिपार्टमेंट टेबल का नेम है एंड इसमें ये सभी कॉलम्स हैं। जो अंडरलाइन करते हैं वो होता है प्राइमरी की। इसका मतलब है डेप्ट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन स्कीमा के बारे में। यहाँ पर टीचर है टेबल का नेम, इसके बाद ये सभी कॉलम है एंड फिर जो टीचर आईडी यहाँ पर क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ है तो ये क्या है, ये प्राइमरी की है टीचर टेबल के लिए। ठीक है, इतनी बात हम रिलेशन स्कीमा की हेल्प से समझ गए हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीचर टेबल है यहाँ पर भी डेप्ट आईडी कॉलम है एंड जो डिपार्टमेंट टेबल है यहाँ पर भी डेप्ट आईडी कॉलम है। सो बेसिकली हमने दोबारा कॉलम क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हर एक टीचर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली हर एक टीचर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, इस चीज़ को हम इंडिकेट करेंगे उसके डेप्ट आईडी कॉलम के थ्रू। सो ये कैसे इंडिकेट किया जाएगा, सपोज करते हैं कि डेप्ट आईडी जो डिपार्टमेंट में है यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम टीचर टेबल के रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर डेप्ट आईडी की वैल्यूज़ हम 4 तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर वही डेप्ट आईडी आएगी जो एग्जिस्ट करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो हमें मिल जाएगी डिपार्टमेंट टेबल में। इसका मतलब है कि हम इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू के लिए रेफ़र कर रहे हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की को। ठीक है, तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से दूसरे प्राइमरी की को रेफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेन की। जो रेफ़र कर रही है वो है फॉरेन की और जिस चीज़ को रेफ़र करेगी वो होगी प्राइमरी की। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ की हेल्प से अब हम फॉरेन की के बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है फॉरेन की इन अ रिलेशन R1। तो अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि फॉरेन की रिलेशन R1 में है, इसका मतलब हम यहाँ पर टीचर रिलेशन को R1 कह रहे हैं। ठीक है, एंड क्योंकि ये R1 है तो डिपार्टमेंट रिलेशन R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि फॉरेन की क्या है, रिलेशन R1 में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलम हो, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं एक सेट में, जो दूसरी प्राइमरी की को रेफ़र कर रहे हैं। सो ये प्राइमरी की सेम टेबल में भी हो सकती है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, एंड ये डिफरेंट टेबल में भी हो सकती है। सो यहाँ पर डिफरेंट टेबल में है, R2 रिलेशन में है, एंड यहाँ पर एक कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, इफ़ द डोमेन ऑफ फॉरेन की एट्रीब्यूट मीन्स ये जो हमने फॉरेन की चूज़ की है, अगर इसका डोमेन और जिस प्राइमरी की को हम रेफ़र करने वाले हैं इसका डोमेन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ तभी हम इसको फॉरेन की बना सकते हैं इस प्राइमरी की के लिए। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ फॉरेन की, अब ये फॉरेन की वैल्यू कैसे आएगी, सो इसकी दो टाइप की वैल्यू हो सकती हैं। या तो वो वैल्यू जो यहाँ पर इस प्राइमरी की में प्रेजेंट है, मीन्स अगर हमें डेप्ट आईडी की वैल्यू देनी है टीचर टेबल में तो या तो वो वैल्यू होगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर वो नल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये डिफरेंस ज़रूर याद रखें। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम नल वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, बट जब हम फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन की में हम नल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो R1 को हम कह रहे हैं रेफरेंसिंग रिलेशन, मीन्स जिसमें फॉरेन की होगी उसे आप कहेंगे रेफरेंसिंग रिलेशन, और ये जिस चीज़ को रेफ़र करेगा जहाँ पर प्राइमरी की होगी वो होगा रेफरेंस्ड रिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीचर टेबल में फॉरेन की प्रेजेंट है
एंड ये रेफ़र कर रही है किसी दूसरी टेबल को। सो जो रेफ़र कर रही है वो है रेफरेंसिंग रिलेशन। रेफरेंसिंग रिलेशन में फॉरेन की प्रेजेंट है एंड जिस चीज़ को रेफ़र कर रही है वो है रेफरेंस्ड रिलेशन। इसे रेफरेंस किया जा रहा है एंड इसकी प्राइमरी की से वैल्यूज़ ली जाएंगी, रेफ़र की जाएंगी। सो यहाँ पर जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो टीचर टेबल से डिपार्टमेंट टेबल पर होल्ड करता है। ओके, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं होता है कि फॉरेन की का वही सेम नेम होना चाहिए जो रेफरेंस प्राइमरी की का है। जैसे यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की का नेम है डेप्ट आईडी, तो फॉरेन की का नेम हम कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टीचर टेबल में फॉरेन की का नेम रखा है डेप्ट नंबर। बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन ही सेम होना चाहिए, सिर्फ यही कंडीशन है। जो नेम है फॉरेन की और प्राइमरी की का वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, देन फॉरेन की सेम रिलेशन को भी रेफ़र कर सकती है, मीन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रिलेशन को ही रेफ़र करे। जैसे यहाँ पर ये जो टीचर टेबल थी इसमें थी फॉरेन की और डिपार्टमेंट टेबल में थी प्राइमरी की जिसको रेफ़र किया जा रहा था। तो ये दो अलग अलग टेबल्स थी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर सेम रिलेशन में भी फॉरेन की रेफ़र कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक टेबल गिवन है, उसका स्कीमा गिवन है। सो ये है रेजिडेंट्स टेबल। सो इसमें RID ये है प्राइमरी की, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, जो रेजिडेंट ID को इंडिकेट कर रही है। सो ये प्राइमरी की है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये है प्राइमरी की। एंड यहीं पर आप देख सकते हैं ये है नेबर अंडरस्कोर RID। ये क्या है, नेबर RID, ये है फॉरेन की। सो आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल में फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों प्रेजेंट हैं। सो ये जो फॉरेन की नेबर RID है ये रेफ़र करती है अपनी ही टेबल के प्राइमरी की RID को। ठीक है, सो इसकी वैल्यूज़ या तो RID से आएंगी या फिर नल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, सो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो रेजिडेंट्स टेबल है ये क्या है, ये है सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ओके, इसका कंसेप्ट सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल का हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यस आप ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, एंड साथ ही आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जब हम सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल की बात करते हैं तो इसमें रेफरेंसिंग और रेफरेंस्ड रिलेशन सेम होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं पर हम सीखने वाले हैं कि हम कमांड्स कैसे लिखते हैं, सीक्वल कमांड्स कैसे लिखी जाती हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर प्रॉपरली समझने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। चैप्टर वाइज डिटेल नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ऑल इन वन बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। बाय एवरीवन।